सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिंदास एजुकेटर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रे ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज जो चल रही है इसके सेकंड लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर जिसमें आप अपने आप को देखते हैं डेली, अपने फेस को जो देखते हैं, जो हम बाथरूम से टॉयलेट्स में जो मेनली जो मिरर यूज करते हैं, दैट मिरर इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, या बार्बर की शॉप में जो मिरर लगा होता है, दैट टू इज अ प्लेन मिरर। तो उस प्लेन मिरर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और प्लेन मिरर के बारे में 5 to 6 पॉइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से हमें पढ़ने हैं, सारे कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे। एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी ब्रिंगिंग द क्वेश्चन बैंक फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। चलिए, द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होती है, क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, एंड प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल एंड रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लूँ प्लेन मिरर वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज रियल ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस रियल ऑब्जेक्ट से जब इंसिडेंट रेज ओरिजिनेट होंगी, लाइट रेज इंसिडेंट रेज जो है वो ओरिजिनेट होंगी, दे विल गो एंड स्ट्राइक द मिरर। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो अवे बेंड हो जाती हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगी, ऑलरेडी दे आर डाइवर्जिंग। तो जो डाइवर्जिंग होगी वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी नहीं है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एक्चुअल में कोई रियल इमेज नहीं बनेगी। तो हम इमेज ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको अज्यूम करते हैं और इनको मिरर के पीछे रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करते हैं, इधर से भी और इस वाली रे को भी। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है, वी अज्यूम दैट देयर इज अ इमेज एंड दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। यानी कि इसको वर्चुअल क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सिर्फ और सिर्फ ये अज्यूम किया कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया, इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे एक्सटेंड किया, एंड देन वी आर फॉर्मिंग अ इमेज। सो दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने अज्यूम किया एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो तो एक दूसरे से दूर जा रही थी, दे वर डाइवर्जिंग। तो इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बन रहा है, दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। और यही पहले वाले पॉइंट में यहां पर बोला गया है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनता है। चलिए, नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्लेन मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो रियल इमेज बनती है। रियल इमेज कैसे बनी, कि मान लीजिए ये इंसिडेंट रेज आ रही थी और अगर इन इंसिडेंट रेज को हमने एक्सटेंड किया, ये जो इंसिडेंट रेज थी देवर कन्वर्जिंग, और इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, इसका मतलब जो इंसिडेंट रेज का जो ओरिजिन है वो कभी सेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होती तो इसका मतलब वहां पर रियल ऑब्जेक्ट पॉसिबल था। अगर मान लीजिए कि हम ये इंसिडेंट रेज माने और इंसिडेंट रेज हमें पता है कि इंसिडेंट रेज जो ओरिजिनेट होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से जहां से ओरिजिनेट हुई होगी, अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो व्हाट वी फाउंड कि ये जो है कन्वर्जिंग नेचर की है। इसका मतलब पीछे एक्सटेंड करने पर उल्टा इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब इनका ओरिजिन सेम हो ही नहीं सकता, ये कभी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो ही नहीं सकती, बिकॉज दे आर कन्वर्जिंग। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब देखिए, ये जब आगे मिरर पे स्ट्राइक करती हैं एक जगह मिल जाती है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है, इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्चुअल में जो इमेज बनी दैट इज रियल इमेज। इमेज तो रियल है लेकिन ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रेज को आगे एक्सटेंड किया और इस वाली इंसिडेंट रे को भी आगे एक्सटेंड किया, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमने अज्यूम किया दैट देयर लाइज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी एक मेयरली अजम्पशन है। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो इंसिडेंट रेज जो है कन्वर्जिंग नेचर की है, तो आगे कहीं से पहले से इनका सेम ओरिजिन पीछे से एक्सटेंड कर पाना, यानी कि रियलिटी में इनका ओरिजिन सेम नहीं हो सकता। इसलिए नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, and for virtual object the plane mirror is forming real image, hence the point is written over there, plane mirror forms real image for virtual object। चलिए, आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी में बात करते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड द इमेज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द प्लेन मिरर, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज x. So similarly x will also be the distance between object and image, यानी कि प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होता है मिरर के पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं, आप कभी मिरर में अपने आप को खड़े होकर देखना, आप जितने दूर मिरर से खड़े होगे उतनी दूर आपको मिरर में आपकी इमेज दिखाई देगी. आप अपने से पीछे अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को खड़ा करके देखना तो उसकी इमेज भी आपको ऐसे ही लगेगा कि वो उसकी इमेज, आपके ब्रदर और सिस्टर की इमेज इतनी ही दूर है जितना वो आपसे दूर थी, तो इतना ही जितना वो मिरर से दूर थी इतना ही मिरर में उसकी इमेज भी दूर होगी. यानी कि ये प्लेन मिरर कोई पार्शियलिटी नहीं करता, बिल्कुल इक्वल करता है सारा काम, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर उसकी इमेज. ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट रियल था, यानी कि आप रियल थे, आपकी सिस्टर रियल थी या ब्रदर रियल था, तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी. आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे कोई है, मिरर के पीछे भी एक वर्ल्ड है, लेकिन एक्चुअल में मिरर के पीछे ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. दैट इज जस्ट इमेज फॉर्मेशन इल्यूजन. सो हम ये बोल सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनती है दैट इमेज इज वर्चुअल. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेन मिरर कैन फॉर्म इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज. प्लेन मिरर जो है वो इरेक्ट इमेज भी बना सकता है, इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है. तो चलिए इरेक्ट का मतलब जो होता है बच्चों, इरेक्ट का मतलब होता है कि जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का था वही सेम ओरिएंटेशन इमेज का रहेगा. और इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का था इमेज का ओरिएंटेशन उसके ऑपोजिट हो गया. फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में आप देखिए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी ए, हॉरिजॉन्टल बी ए, लेकिन जब इसका इमेज बना तो वो ऑपोजिट बन गया ए बी. ठीक है. तो दिस इज अ इन्वर्टेड इमेज, दिस इज अ इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन था, इधर एरो जो पॉइंटेड था वो राइट साइड था, इधर लेफ्ट साइड हो गया, यानी कि ये इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि इन्वर्टेड हो गया. एंड फॉर इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन इज -1. और ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, -1 क्यों आया, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट मैग्निफिकेशन. इस केस में देखिए, सेकंड केस की अगर बात करें तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपराइट है, द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग अपराइट, और इसकी इमेज भी स्टैंडिंग अपराइट बनती है ना. अगर आप मिरर में अपने आप को सीधा खड़ा होकर देखते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो भी सीधे खड़े हुए इंसान की बनती है. इसका मतलब दैट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is same as image, or we can say the image is having same orientation as of object, यानी कि इमेज उसी ओरिएंटेशन की बनी जिसका ऑब्जेक्ट था. तो ये जो इमेज हुई दैट इमेज इज अ इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन विल बी +1. ठीक है. इरेक्ट के लिए जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है प्लस होता है, इन्वर्टेड के लिए माइनस होता है. और ये क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कोई मैग्निफिकेशन नहीं करता, इसलिए इसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू सिर्फ 1 आती है. ठीक है. जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज की इमेज बनती है. चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया. नाउ द सेकंड पॉइंट अबाउट प्लेन मिरर इज डिविएशन. और डिविएशन का मतलब क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डिविएशन हम मेजर करेंगे अभी, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन. एक्चुअल में ये डिविएशन है क्या, ध्यान से देखिएगा. अगर मान लीजिए किसी प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है, हियर इट इज स्ट्राइकिंग, ओके, और वो स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, इट इज रिफ्लेक्टिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग. देखिए ये ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई. तो एक्चुअल में इसका जो पाथ होना चाहिए था वो ये पाथ होना चाहिए था, क्योंकि ये इस पाथ पे आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट करने के बाद पाथ ये हो गया. तो दिस जितने एंगल से ये रोटेट हो गई, देखिए आना तो इसको ऐसे स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन ये आई स्ट्राइक करके इस पाथ पे चली गई, तो इस पाथ से इस पाथ के बीच में ये रोटेट हो गई. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन, की इतने एंगल से ये डिविएट हो गई. एक्चुअल में ये पाथ था और जा इस पाथ पे रही है, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन. सो अब देखिए, अगर मैं इस लाइन को एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लूं, अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लूं देन अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करता हूं तो ऑल एंगल्स ऑन दिस लाइन मस्ट बी 80 डिग्री. देखिए आपने देखा होगा कभी भी जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. इसका मतलब एंगल I प्लस डेल्टा दैट शुड बी इक्वल टू 180. सो दिस I प्लस I वी कैन राइट इट एज 2I. डेल्टा प्लस 2I इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो डेल्टा विल बी 180 माइनस 2I. ठीक है. वेयर I इज एन एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, जहां पर ये एंगल जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है. तो अगर I जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है I, देन द एंगल ऑफ डिविएशन विल बी 180 माइनस 2I.
लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एंड व्हाट इज दैट चेंज, देखिए ये एंगल आई जब नॉर्मल के साथ था तो डिविएशन का फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, लेकिन अगर ये एंगल जो है वो आई ये विद मिरर आ जाए, इंसिडेंट रे का एंगल विद मिरर इज आई, देन डिविएशन विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 2i। कैसे, देखिए मिरर के साथ इधर जो एंगल होता है वही एंगल इधर भी होगा, मिरर के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे ने बनाया था। सो दिस आई इज इक्वल टू आई। नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल इन ऑपोजिट एंगल, सो आई विल बी इक्वल टू आई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई। देन अब देखिए एक्चुअल में पाथ होना चाहिए था दिस स्ट्रेट लाइन, बट नाउ ड्यू टू रिफ्लेक्शन द पाथ इज दिस। सो फ्रॉम दिस पाथ और यहां तक, यहां पे एक्चुअल पाथ ये था, जा इधर से रहिए, तो ये जो एंगल हो गया दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, और यहां पर दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता है आई प्लस आई, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिविएशन विल बी 2i डायरेक्टली। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन आई इज द एंगल फ्रॉम द मिरर, कि इंसिडेंट रे अगर मिरर के साथ आई एंगल बनाती है देन एंगल ऑफ डिविएशन विल डायरेक्टली बी 2i। चलिए नाउ एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर दो रिफ्लेक्शन हो जाए, तो अगर हमारे पास दो मिरर प्रेजेंट है, मान लीजिए ये ब्लैक वाला ये हॉरिजॉन्टल एक मिरर है और ये इस फर्स्ट वाले मिरर से किसी एंगल थीटा पर एक और मिरर हमारे पास प्रेजेंट है, दो मिरर हमारे पास प्रेजेंट है। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इट इज कमिंग एट एन एंगल अल्फा विद मिरर, तो फर्स्ट वाले केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी एंगल बनाएगी अल्फा विद द मिरर। नाउ मान लीजिए कि सेकंड मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है विद एन एंगल विद मिरर इज बीटा, कि मिरर के साथ एंगल बीटा बनाते हुए सेकंड मिरर पे इंसिडेंट होती है, और सेकंड मिरर से फिर रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल बनाकर होगी, बीटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मिरर पे एंगल अल्फा था, जिससे इंसिडेंट होती है वो मिरर के साथ एंगल अल्फा, और रिफ्लेक्ट भी किसने से होगी, मिरर के साथ एंगल अल्फा, ठीक है, और दोनों मिरर के बीच में एंगल था थीटा। लेट्स अज्यूम नाउ लेट मिरर्स आर एट एन एंगल ऑफ थीटा, यानी कि मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। नाउ डेल्टा, अब मान लीजिए बच्चों ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, हियर वो द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस अल्फा एंगल वाले केस में, तो इस अल्फा एंगल वाले केस में हमने पता है देखिए मिरर के साथ अगर एंगल अल्फा होगा तो डिविएशन फर्स्ट वाले केस में कितना होगा, 2 अल्फा। जैसे कि देखिए अभी ऊपर समझाया था कि मिरर के साथ अगर इंसिडेंट रे का एंगल आई है तो डिविएशन कितना होगा, 2i। तो सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले रिफ्लेक्शन के केस में फर्स्ट वाले मिरर पर अगर मिरर के साथ इंसिडेंट रे का एंगल अल्फा है तो डिविएशन कितना होगा, 2 अल्फा। सो अल्फा 1 विल बी 2 अल्फा, सिमिलरली डेल्टा 1 विल बी 2 अल्फा, एंड सिमिलरली सेकंड वाले केस में मिरर के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया था बीटा, सो डिविएशन यानी कि डेल्टा 2 विल बी 2 बीटा। तो टोटल डिविएशन कितना हो गया, पहले अल्फा 1 और फिर अल्फा 2, तो दोनों एंगल जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास ये पाथ था और फाइनल पाथ हमारे पास ये वाला है, दिस इज द फाइनल पाथ। तो ये कितना रोटेट हुई, पहले अल्फा 1 से रोटेट हुआ यहाँ तक और फिर अल्फा 2 से रोटेट हुआ यहाँ तक, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दैट विल बी टोटल डिविएशन। तो टोटल डिविएशन इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 कितना आया था 2 अल्फा, टोटल डिविएशन विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 कितना आया था 2 अल्फा एंड डेल्टा 2 कितना आया था 2 बीटा, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, अल्फा, थीटा एंड बीटा, और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, दिस ऑल्सो वी कैन राइट एज, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 180 माइनस थीटा से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, बाहर 2 था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल ऑफ डिविएशन विल बी 360 माइनस 2 थीटा। सो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन व्हेन वी आर हैविंग कंसेक्यूटिव 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है। चलिए नाउ इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रे विच रिफ्लेक्ट्स ओनली ट्वाइस, और ये जो है ये फॉर्मूला सिर्फ उन केसेस पर एप्लीकेबल है जहां पर 2 रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है एक। सो दिस इज द नोट, और इस नोट में ये कहना चाहता है कि अगर रे और मिरर के बीच में एंगल है अल्फा एंड दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा, सो this is angle alpha alpha is the angle between incident ray and mirror, and this theta is the angle between both the mirrors. Then
इफ अल्फा प्लस थीटा, दैट मीन्स दिस अल्फा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर इन दोनों एंगल्स का सम अल्फा और थीटा का सम अगर मोर देन 90 डिग्री है, देन देयर विल बी ओनली टू रिफ्लेक्शंस एंड this formula for delta is equal to 360 minus 2 theta जो भी अभी हमने निकाला था consecutive टू रिफ्लेक्शन के लिए, it will be applicable. So ये तब applicable है जब अल्फा प्लस थीटा ये दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री आ जाए, and if it is less than 90 डिग्री, अगर इन दोनों का सम less than 90 डिग्री है, then formula will be not applicable. और वो क्यों applicable नहीं होगा? क्योंकि उस केस में सिर्फ दो रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, उस केस में टू रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे, उस केस में रिफ्लेक्शंस का नंबर ज्यादा भी हो सकता है. चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंड इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड. सो द फर्स्ट केस इन रोटेशन इज कि हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखा, इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखा और मिरर को रोटेट कर रहे हैं. चलिए देखिए क्या होगा. इन दिस केस रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन. अगर हम किसी इंसिडेंट रे को फिक्स करके अगर हम मिरर को रोटेट कर दें, तो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी और सेकंड केस में मिरर के रोटेट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो 2 थीटा एंगल से डिविएट हो जाएगी, बट इन द सेम डायरेक्शन. चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार. तो हम कंसीडर करते हैं ये जो ब्लू वाला मिरर है, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द R1, यानी कि फर्स्ट केस में रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे इन फर्स्ट केस R1. ठीक है, एंड दिस ब्लू इज द नॉर्मल, दिस ब्लू इज द नॉर्मल. ठीक है, ये फर्स्ट केस में था. अब अगर हमने इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ये ऐसे था और इसको हमने ऐसे कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो देखिए अगर मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा तो नाउ द सेकंड केस इज दिस ब्लैक मिरर, और ये ब्लैक मिरर वाले का नॉर्मल जो भी थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ. अब अगर देखो ये देखिए जो ये इंसिडेंट रे थी, अब अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, देन दिस रिफ्लेक्टेड रे इज R2. ठीक है बच्चे, अब देखिए पहले जो इंसिडेंट एंगल था मिरर के साथ फर्स्ट वाले केस में, दैट वाज अल्फा, सो डिविएशन इन फर्स्ट केस इज 2 अल्फा. नाउ इन सेकंड केस ये जो इंसिडेंट रे का एंगल है मिरर के साथ विद ब्लैक मिरर, दैट इज अल्फा प्लस थीटा. ये दोनों एंगल, तभी ये पूरा एंगल बनेगा, यानी कि अल्फा प्लस थीटा. सो द डिविएशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस थीटा. ठीक है, दैट डेल्टा 2 आ गया. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाले केस में दिस इंसिडेंट रे वाज द एक्चुअल पाथ, और इस ये जो इंसिडेंट रे है दैट वाज द एक्चुअल पाथ. ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है दैट इज द एक्चुअल पाथ, और इस इंसिडेंट रे के एक्चुअल पाथ से इस इंसिडेंट रे के एक्चुअल पाथ से द डेविएशन वाज डेल्टा 1. ठीक है, डेल्टा 1 दैट मीन्स 2 अल्फा, और जो डेल्टा 2 है, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर हमारी ये है R2, तो एक्चुअल पाथ तो यही था, यहां से लेकर इस R2 तक यहां से लेकर इस R2 तक, क्योंकि एक्चुअल में पाथ ये था, एंड इस रे ने फॉलो किया दिस ब्लैक वाला पाथ. तो यहां से लेकर ये एक्चुअल पाथ था, यहां से लेकर यहां तक R2 तक जो एंगल ऑफ डिविएशन था दैट वाज अल्फा 2. और अगर अब हम देखिए इस अल्फा 1 एंगल से अगर हम अल्फा 2 में से ये अल्फा 1 माइनस कर देंगे, अल्फा 2 में से ये अल्फा 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास R1 एंड R2 यानी कि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड केस में रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आ जाएगा. और वही तो हमें पता करना है कि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल है, कि अगर हमने मिरर को थीटा से रोटेट किया तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से डिविएट हो गई, तो हमने उसको मान लिया थीटा R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो हमने उसको थीटा R मान लिया. तो अगर अब हम डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 करते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 थीटा. सरप्राइजिंगली ये जो थीटा है, थीटा R, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन हुआ वो अगर एंगल थीटा R था, तो थीटा R आ रहा है 2 थीटा. यानी कि हमने सिर्फ मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया नीचे और सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, तो सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो घूम जाती है विद एन एंगल ऑफ 2 थीटा. आई होप यू गॉट इट. और अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जल्दी से 5 मिनट पहले से रिवाइंड करो और अच्छे से समझो इस कंसेप्ट को, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको रे डायग्राम इस तरीके से दिए होंगे कि डायरेक्टली आपको वहां पर आंसर्स फाइंड करने होंगे. चलिए
Now the second case of rotation is an incident ray is rotated by angle theta and the mirror is fixed. अब हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने मिरर को फिक्स रखा और इस बार हमने इंसिडेंट रे को जो है इंसिडेंट रे को रोटेट करवा दिया। मान लीजिए पहले जो इंसिडेंट रे थी वो ये ब्लू कलर वाली रे थी, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे I1। और अगर I स्ट्राइक करा और अगर I1 और नॉर्मल के बीच में एंगल था I, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से होगी बताओ, I, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ऑल केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ा था कि जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी। चलिए अब हमने क्या किया, ये जो इंसिडेंट रे थी उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, उसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया और थीटा एंगल से जब रोटेट किया तो मान लीजिए दैट नाउ इट इज I2 यानी कि सेकंड इंसिडेंट रे, दिस इज I2 सेकंड इंसिडेंट रे। और सेकंड इंसिडेंट रे को जब हमने रोटेट कर दिया एंगल थीटा से, तो इधर रिफ्लेक्टेड रे जो थी उस पर क्या असर पड़ेगा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो अगर हमने इंसिडेंट रे को एट एंगल थीटा से रोटेट कर दिया तो अब मान लीजिए टोटल एंगल नॉर्मल से कितना हो गया, दिस थीटा प्लस दिस I, यानी कि दिस टोटल एंगल नाउ हैज बिकम I प्लस थीटा, और I प्लस थीटा एंगल पर ही ये जो है अब ब्लैक वाली वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसका मतलब पहले एंगल I था, अब I प्लस थीटा हो गया, यानी कि थीटा एंगल से रोटेट हो गया। इसका मतलब अगर हम इंसिडेंट रे को मिरर को फिक्स रखते हुए अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करें तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी, बट इन ऑपोजिट मैनर। देखिए यहाँ पर जो ये रोटेशन है, ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, बट दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज। यहाँ पर सेम एंगल से डिविएशन हो रहा है, यानी कि सेम एंगल से इंसिडेंट रे को अगर रोटेट किया तो सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रही है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को रोटेट करते हैं, जो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उस केस में क्या होता है कि जितने एंगल से हमने मिरर को रोटेट किया उसके डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रोटेट हो जाएगी, एंड इन सेम डायरेक्शन भी का भी ध्यान रखना है। चलिए, now we are having the fourth point, and the fourth point is number of images। कितनी number of images बनती हैं, चलिए। now in number of images the first point is when two plane mirrors are parallel, in this case infinite number of images will be formed because of image of one mirror will be in front of the other। ये कहना चाहता है कि अगर हम दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दीज टू पैरेलल मिरर्स, इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी इनफाइनाइट बनेगी। और देखिए वो प्रूव कर लेते हैं दैट कि हाउ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं। दिस इज द एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम्पल में आपको अच्छे से बताया गया है। मान लीजिए हमारे पास दो मिरर है, दिस मिरर 2 एंड मिरर 1, M1 एंड M2, दीज टू मिरर। और उन मिरर के बीच में डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस है जो वो है 15 सेंटीमीटर। और हमने इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो मिरर 2 से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और मिरर 1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर मिरर के पीछे उसकी इमेज बनेगी। अगर हम M1 के केस में बात करें, M1 के केस में अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट बताओ M1 से कितने दूर था, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पीछे इसकी इमेज बन जाएगी मिरर 1 से। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 1। मिरर 1 की फर्स्ट इमेज, ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर था तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पीछे बनी। सिमिलरली मिरर 2 के लिए अगर हम बात करेंगे, मिरर 2 के लिए अगर ऑब्जेक्ट उसके 5 सेंटीमीटर आगे था तो उसकी इमेज भी मिरर 2 की फर्स्ट इमेज, यानी कि मिरर 2 की फर्स्ट इमेज उसके 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। अब नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, ये जो मिरर 1 की जो इमेज बन रही है, ये जो मिरर 1 की जो इमेज बन रही है, ये मिरर 2 के सामने देखिए इस वाले इसके लेफ्ट साइड पे तो इसके पॉलिशिंग हो रखी है। सो ये इसका फेस है, मिरर 2 का फेस ये है इस साइड। तो यहां से मिरर 2 के लिए दिस I1 यानी कि फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 1 विल बी ऑब्जेक्ट। मिरर 2 के लिए अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 15 इज 25, यानी कि मिरर 2 से अब सेकंड इमेज जो बनेगी दैट विल बी 25 सेंटीमीटर पर। सिमिलरली मिरर M1 के लिए ये जो सेकंड इमेज, ये जो मिरर 2 की जो फर्स्ट इमेज बनी थी 5 सेंटीमीटर पर, ये मिरर 1 के सामने है। मिरर 1 इसको देखेगा तो इसकी इमेज बना देगा। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना है,
10 + 5 + 5 यानी कि 20, तो मिरर 1 के लिए जो सेकंड इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो सिमिलरली फिर इन इमेजेस के कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस बनेगी, इन इमेजेस के कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस बनेगी और बहुत सारी इमेजेस बनती चली जाएंगी। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जब भी आप किसी बार्बर की शॉप में जाते हैं जिसमें आगे भी मिरर लगाओ पीछे भी मिरर लगाओ, तो आप अगर आगे वाले मिरर में देखेंगे तो आपको इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, बहुत सारी इनफाइनाइट अंदर तक बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। तो वो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। चलिए, अब आपको इतना ज्यादा अगर मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि M1 की थर्ड इमेज कितने डिस्टेंस पर आएगी, तो यहाँ पर तो 40 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आपको फाइंड करना ना आया तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता है। तो मान लीजिए M1 के लिए जो फर्स्ट इमेज कितने पर थी, M1 के लिए फर्स्ट इमेज 10 सेंटीमीटर पर थी और M2 के लिए फर्स्ट इमेज 5 सेंटीमीटर पर थी, M2 के लिए 5 सेंटीमीटर पर थी। नाउ व्हाट विल डू, हम क्रिस क्रॉस ऐड करते चले जाएंगे। 5 में 15 ऐड करेंगे तो 20, यानी कि M1 की सेकंड इमेज 20 पे बननी चाहिए, M1 की सेकंड इमेज 20 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। एग्जैक्टली वही हो रहा है, ठीक है। M2 के लिए 10 प्लस डिस्टेंस बिटवीन द मिरर 15, 10 + 15 शुड बी 25, यानी कि M2 के लिए सेकंड इमेज 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, सेकंड इमेज 25 सेंटीमीटर पर ही बन रही है। इसी तरीके से फिर से अब अगर थर्ड इमेज की बात करेंगे तो 25 + 15 40, यानी कि M1 की थर्ड इमेज 40 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, M1 की थर्ड इमेज 40 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, और एक्चुअली वही हो रहा है। और M2 की थर्ड इमेज 20 + 15 यानी कि 35 पर बननी चाहिए, और यही हो रहा है, 35 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। और सो ऑन, हम आगे तक जा सकते हैं। तो चलिए, अगर एक स्टेप और मैं आगे लेके जाऊं तो 35 + 15 विल बी 50, यानी कि यहां से जो नेक्स्ट इमेज जो बनने वाली है दैट विल बी 50 सेंटीमीटर, और यहां से जो इमेज बनने वाली है दैट विल बी 40 + 15 दैट विल बी 55, और यहां से जो इमेज बनेगी वो बनेगी 55 सेंटीमीटर पर, ठीक है। चलिए, तो ये था कंसेप्ट इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर का, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। चलिए, नाउ द सेकंड केस इज व्हेन एंगल बिटवीन द मिरर इज थीटा, कि अगर दो मिरर हैं, अब पैरेलल नहीं है, अब उनके बीच में कोई एंगल है। मान लीजिए ये मिरर 2 है, ये मिरर 1 है, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। और उनके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो अगर उनके सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद अगर हम इस मिरर के जंक्शन को सेंटर मानकर अगर हम एक सर्कल बना दें, तो पहला कंसेप्ट ये है कि सारी इमेजेस उस सर्कल पर ही लाई करेगी, जहां पर भी लाई होना है वो उस सर्कल के ऊपर ही लाई करेगी, ठीक है। ऑल इमेजेस विल लाई ऑन द सर्कल, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। तो हम मान लेते हैं कि दिस एंगल थीटा, अगर हम 360 डिग्री को इस थीटा एंगल से डिवाइड कर दें और हमारे पास कोई टर्म आती है, लेट इट बी m, हमने उस टर्म को मान लिया m। सो लेट m इज इक्वल टू 360/θ, और इस m का हम क्या यूज करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने में। चलिए देखिए, अगर m जो है दिस इज 360/θ एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस, n जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। अगर 360 को थीटा से डिवाइड करने पर, अगर 360 को थीटा से डिवाइड करने पर कोई इवन नंबर आता है, ठीक है। अगर 360 को, अगर ये थीटा एंगल कोई ऐसा एंगल है जिससे 360 को डिवाइड करने पर कोई इवन नंबर आता है, देन नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि n विल बी m-1, यानी कि जो हमारा 360/θ करके जो नंबर आया था m, उसमें से एक माइनस कर देंगे, दैट विल बी नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन 360/θ, जब m की वैल्यू इवन हो। अगर 360/θ कोई ओड नंबर आता है, 360/θ कोई ओड नंबर आता है, तो उस केस में व्हाट विल डू, अगर ओड नंबर है, तो अगर ओड नंबर है तो हम देखेंगे कि ये जो थीटा है, अगर उसके सामने जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो उस थीटा को इक्वल डिवाइड तो नहीं कर रहा है, यानी कि θ/2 ऊपर और θ/2 एंगल नीचे। अगर वो सिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्रिकल है, SYMM सिमेट्रिकल, अगर वो सिमेट्रिकल है देन व्हाट वी डू, वी विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट एज फॉर इवन, यानी कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m-1। लेकिन अगर ये थीटा जो है वो अनसिमेट्रिकल है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर था, तो देखिए ये वाला एंगल कम हो गया और ये वाला एंगल बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो था वो अनसिमेट्रिकल था, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू m, तब कोई -1 नहीं करना है। और अगर इस 360/θ अगर कोई डेसिमल में आता है, डेसिमल यानी कि कोई पॉइंट्स में वैल्यू आती है,
देन दिस n इज द नियरेस्ट इवन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस वो जो डेसिमल नंबर था उसका नियरेस्ट इवन नंबर होगा, जो डेसिमल से नियरेस्ट पॉइंट पर होगा। ठीक है, सो दैट विल बी आवर आंसर। चलिए, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है दैट कंसेप्ट इज मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ हमें फाइंड करने के लिए बोली जाती है। उसमें फर्स्ट केस इज मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी आवर ओन कंप्लीट इमेज। हमारी खुद की पूरी इमेज देखने के लिए हमारी खुद की पूरी इमेज देखने के लिए जो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए प्लेन मिरर की वो कितनी होनी चाहिए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इंसान है, दिस हाइट h, ये इंसान की हाइट है, और यहाँ पर टॉप मोस्ट पर हमारी आईज है, यानी कि आई लेवल। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट हाइट ऑफ द पर्सन, और हमने ऐसा मान लिया कि हमारी हाइट जो है बिल्कुल हमारे फोरहेड पे लगी हुई है, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर आईज है। तो हमारी आईज को हमारी पूरी हाइट दिखनी चाहिए, यानी कि पूरी हाइट h इसकी इमेज बननी चाहिए। तो हमारे सामने हम अज्यूम कर रहे हैं दैट लेट lm दिस लेंथ ऑफ द मिरर, दिस lm इज लेंथ ऑफ द मिरर, कि हमें lm लेंथ का मिरर चाहिए और ये lm हमें फाइंड करने की कितना होना चाहिए। चलिए, तो मान लीजिए हमारी आईज से रेज आकर हमारी आईज में वापस जानी चाहिए ताकि हमें अपना टॉप मोस्ट पॉइंट दिखे, और हमारे फीट से भी लाइट रेज आके मिरर के लोअर मोस्ट पॉइंट पर सबसे नीचे स्ट्राइक करके हमारी आईज पर आनी चाहिए, तो भी हमें अपने पैर भी दिखे और हमें अपनी आईज भी दिखे, यानी कि हमारा टॉप मोस्ट लेवल भी दिखे। तो उस तरीके से ये जो हाइट ऑफ मिरर बनती है, मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट, दैट लेट इट बी lm, कि ये lm है। चलिए, अब यहां से इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी ही दूर बनेगी जितना ये ऑब्जेक्ट था। तो मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट था प्लेन मिरर से, उतनी ही दूर इसकी इमेज बनती है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पर था तो मिरर के पीछे x डिस्टेंस पर ही ये हमारी इमेज बनती है। सो आवर ऑब्जेक्ट वाज a एंड b, और हमारी इमेज जो आएगी वो आएगी a' एंड b'। ठीक है, चलिए, इतना आ गया। अब मान लेते हैं ये वाला ट्रायंगल b' and a', this bigger one, this triangle, and BPO, this smaller triangle। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल है, तो वी कैन से दैट these two triangles are similar। ठीक है, सो एक ट्रायंगल BPO is similar to triangle BB'A', BB'A' and BPO, these two triangles are similar। और सिमिलर की प्रॉपर्टी से वी कैन राइट इट एज lm by x will be equal to h by 2x lm by x is equal to h by 2x, और lm by h is equal to x by 2x। हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम x और h को रिप्लेस कर देंगे, x से x कैंसिल, सो lm by h is equal to हाफ, lm is equal to h by 2। देखिए सरप्राइजिंगली ये क्या आ गया, ये कहना चाह रहा है, ये अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि अगर इंसान की हाइट h है, तो हमें एग्जैक्टली उसकी हाइट से हाफ लेंथ का मिरर चाहिए ताकि वो अपनी जो उसकी लेंथ है, उसकी टोटल हाइट है, उसकी पूरी इमेज देख पाए। तो लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी h by 2, यानी कि हाइट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उसकी हाइट का हाफ। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो 1 सेंटीमीटर लंबा है तो लेंथ ऑफ मिरर कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर के हाफ, दैट मीन्स 85 सेंटीमीटर। सो दिस शुड बी द मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर। चलिए, नाउ लेट HM और OQ, दिस OQ, लेट HM और OQ बी द हाइट ऑफ द मिरर फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमें यह भी तय करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द मिरर तो हमने फिक्स कर लिया कि ह्यूमन की हाइट के हाफ, ह्यूमन की जितनी हाइट होगी, ह्यूमन उस इंसान के बच्चे की जितनी लंबाई होगी, उसके हाफ लेंथ का हमें मिरर चाहिए ताकि वो अपनी पूरी इमेज देख पाए। अब वो अगर हमें उसे हाफ लेंथ का मिरर मिल भी गया तो हमें उसकी ओरिएंटेशन देखना है कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर रखा हो ताकि वो इंसान अपनी पूरी इमेज उसमें देख पाए। यानी कि मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, मिनिमम मिरर की ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने हाइट पर उसको फिक्स किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी जो उसकी इंसान की हाइट है वो पूरा देख पाए। चलिए, उसके लिए क्या होगा, ठीक है, उसके लिए हम ट्राइंगल जो कंसीडर करने वाले हैं, वी आर कंसीडरिंग a'QO एंड दिस BAA', ये दो ट्राइंगल। अब की बार ये इधर वाला बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल। ठीक है, उस ट्राइंगल के हिसाब से वी कैन राइट इट एज HM by H इज इक्वल टू x by 2x। सो यहाँ पर हमारा आ जाता है HM इज इक्वल टू h by 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये h है, दिस इज हाइट ऑफ I,
मान लीजिए हमने इस वाले में एज्यूम किया था कि यहाँ पर जो आईज जो हैं, ये आईज जो है, ये आईज का जो लेवल है, ये आईज का जो लेवल है बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना आपको ऐसा दे देगा कि हाइट ऑफ आईज जो है वो ना थोड़े नीचे दे देगा, थोड़े नीचे हाइट देगा, यानी कि हमारे फोरहेड की जगह उसने ऊपर से अलग दे दी, हमारी आईज हमारी नॉर्मल लेवल पे है, उसके बाद हमारा थोड़ा सा फोरहेड ऊपर बचता है। तो अगर हमें देखिए ये जो ई है, ये हाइट ऑफ आईज, हाइट ऑफ आईज का जो रोल आएगा, हाइट ऑफ आईज, यहाँ पर मैं एच ई लिख दूंगा इसको, हाइट ऑफ आईज का जो रोल आएगा वो हाइट ऑफ मिरर डिसाइड करने में आएगा, और हमारी कंप्लीट हाइट का जो रोल आएगा वो लेंथ ऑफ द मिरर डिसाइड करने में आएगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? अगर लेंथ ऑफ द मिरर पूछा जाए तो टोटल हाइट बाई 2, और अगर हाइट ऑफ द मिरर पूछा जाए तो हाइट ऑफ आईज फ्रॉम द ग्राउंड डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द इंडिविजुअल। चलिए ठीक है, तो ये एच और एच ई ये ध्यान रखना कि आपको कब अप्लाई करना है। ऑल्दो व्हेन वी विल डील न्यूमेरिकल्स तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल। अब एक और कंसेप्ट आ गया कि अगर कोई इंसान का बच्चा खड़ा है, उसके सामने कोई मिरर है, और इंसान के बच्चे के पीछे, यानी कि यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल था उसके पीछे जो है कोई वॉल है, and the height of the wall is hw, height of the wall is hw, and the height of the individual is h, and let minimum length of the required for the mirror is lm। ठीक है, चलिए तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जितने डिस्टेंस पर उस इंसान के आगे मिरर लगा है उतने ही डिस्टेंस पर उसके पीछे वॉल है, और उस इंसान को ये पूरी वॉल इस मिरर में देखनी है, यानी कि टॉप मोस्ट, यानी कि वॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट से रेज आके और उसकी आई पर फॉल होनी चाहिए मिरर पर स्ट्राइक करके, और उसके बॉटम से, वॉल के बॉटम से भी रेज आकर मिरर पर स्ट्राइक करके आई पे फॉल होना चाहिए, यानी कि मिनिमम हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट शुड बी एल एम, ये हमारे पास मिनिमम लेंथ जो है वो एल एम आनी चाहिए। चलिए अब अगर हम अब हम देखिए क्या करेंगे, विल डू अगेन सिमिलर, ये ट्राइंगल वाला फंडा हम अप्लाई कर देंगे, एल एम बाय एच डब्ल्यू, एल एम दिस lm बाय एच डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये जो दोनों रेज आ रही हैं इंसिडेंट रेज, इनको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, सो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी x। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट P। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, और ये एक छोटा ट्रायंगल इसके अंदर बन गया। तो अब इन दोनों, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, lm बाय एच डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इस lm छोटे वाले ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ x और इस बड़े वाले ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग x यानी कि 3x, x बाय 3x हमने लिख दिया, x से x कैंसिल, तो lm विल बी इज इक्वल टू hw बाय 3, यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो होनी चाहिए वो हाइट ऑफ द वॉल के 1/3 होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल अगर हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल 180 सेंटीमीटर है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास 180 बाय 3 दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर का हमारे पास मिरर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अब देखिए हाइट ऑफ द मिरर, हमेशा हाइट ऑफ द मिरर जितनी होगी दिस HM, ये हाइट ऑफ द मिरर डिपेंड करेगा कि इसका आई लेवल की हाइट कितनी है, इस पर्सन की हाइट कितनी है जो उस वॉल को देख रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये मिरर कितना ऊपर या कितना नीचे लगना चाहिए। चलिए ठीक, मान लेते हैं। अब हम ये वाले ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, दिस वन, दिस बिगर वन एंड दिस HM वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा H कंसिडर करके ये बड़ा, एंड दिस स्मॉल वन। ठीक है, नोट दैट स्मॉल। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं HM बाय H इज इक्वल टू HM के कोरस्पॉन्डिंग 2x एंड H के कोरस्पॉन्डिंग बाय 3x, 2x बाय 3x, x कैंसिल, सो HM हाइट ऑफ द मिरर शुड बी 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि अगर किसी इंसान की हाइट 180 सेंटीमीटर है और अगर अपने उसे अपने पीछे की कोई वॉल देखनी है, तो उससे जो मिरर की हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से दैट शुड बी 2/3, यानी कि यह आ जाएगा 120 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चे, देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ अपना दिमाग खुला रखें, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस से हम सारे क्वेश्चन डील कर लेंगे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज। एक वेलोसिटी ऑफ द इमेज का कंसेप्ट आ गया कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को मूव कराना शुरू कर दें, किसी वेलोसिटी से मूव कराना शुरू कर दें, तो उसका, मान लीजिए प्लेन मिरर है, इधर से कोई इमेज अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो सिमिलरली उसकी इमेज मूव करेगी, यानी कि दोनों साइड से ऐसे, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं एक बार, वेलोसिटी ऑफ द इमेज व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, फर्स्ट केस, वेलोसिटी ऑफ द इमेज में फर्स्ट केस व्हेन मिरर इज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर मिरर रेस्ट पर है, मिरर में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो सिमिलरली उसकी जो इमेज होगी वो भी वेलोसिटी v से टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगी, यानी कि दोनों साथ साथ आएंगे, ठीक है। और अगर सेकंड केस, अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v अवे फ्रॉम द मिरर है, तो सिमिलरली इमेज भी विद वेलोसिटी v अवे फ्रॉम द मिरर मूव करेगी, ठीक है। नाउ थर्ड केस, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली, यानी कि पैरेलल टू मिरर अगर मूव करना स्टार्ट कर देगा विद वेलोसिटी v, मान लीजिए जैसे इस केस में अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसकी जो इमेज होगी वो भी अपवर्ड विद वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट कर देगी। चलिए, नाउ द सेकंड केस, व्हेन द मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर मिरर मूव करे और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट था उतनी दूर उसकी इमेज बनी, ठीक है। अब अगर सडनली ये मिरर वीएम से मूव करना स्टार्ट हो जाए, वेलोसिटी v, एम हमने सबस्क्रिप्ट इसलिए यूज किया ताकि दिस मींस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। सो अगर ये मिरर जो है वो वेलोसिटी vm से मूव करना स्टार्ट कर दे टुवर्ड्स राइट, तो उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर से मूव करेगी, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस। यानी कि बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आ गई, अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से मूव करेगा तो इमेज भी v से मूव करेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख के हम मिरर को वेलोसिटी v से मूव कराए तो इमेज जो है वो ट्वाइस द वेलोसिटी यानी कि 2vm से मूव करेगी, एंड इन द सेम डायरेक्शन, सिमिलरली अगर हम इस ऑब्जेक्ट से हमने इमेज बनाई, इमेज सेम डिस्टेंस पर बनी, सडनली ये जो मिरर था ये लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है vm वेलोसिटी से, तो जो इमेज बनेगी वो भी 2m वेलोसिटी से लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। नाउ द थर्ड केस, अगर हम इस मिरर को पैरेलली मूव कराएं तो ऑब्जेक्ट यहां था, इसकी इमेज भी यहां था, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप घर पर करके भी देख सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट, और वो ये है कि मान लीजिए यहां पर हमने एक मिरर कंसिडर किया और एक ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है और एक इमेज उसके सामने रखी हुई है, ठीक है। चलिए, साइन कन्वेंशन अगर हम फॉलो कर लें, अगर वेक्टर फॉर्म में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फाइनली मैं तो यही कहूंगा कि फॉर्मूला याद नहीं करना, वो हम आसानी से जब क्वेश्चंस डील करेंगे देन वी कैन मेक इट आउट। चलिए देखिए, मान लीजिए दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि हम मिरर से डिस्टेंस ले रहे हैं, सो वी आर कंसीडरिंग इट एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और यहाँ पर जो इमेज बनी ये भी हम डिस्टेंस मिरर से नाप रहे हैं, तो वी कैन राइट इट एज पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि XIM, ठीक है। इसको ओरिजिन लिया। अब मान लीजिए जैसे क्वाड्रेंगल में एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट्स के हिसाब से एक्स एक्सिस जो होता है, राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो वी कैन राइट इट एज इस वाली डिस्टेंस को हमने नेगेटिव में मेजर किया, इस वाली को हमने पॉजिटिव में मेजर किया, तो वी आर राइटिंग माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि इससे वेलोसिटी को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको वेलोसिटी में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी थी ये लोग, ये चीजें जो थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि रिलेटिव टू मिरर था। अगर हम उनको इंडिविजुअल लिख देंगे तो VO माइनस VM, बाहर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, ये नेगेटिव साइन बाहर है, VO माइनस VM, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी VI माइनस VM, और अगर इनको सोल्व करेंगे तो VI आ जाएगा, VI विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, तो एक्चुअली इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे मैं बताऊंगा आपको कैसे टिप्स पे न्यूमेरिकल सोल्व करने बिना किसी फॉर्मूला के, सिर्फ
अगर ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन एज ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी कैन राइट इट एज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम जो रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि पहले वेलोसिटीज थी मिरर के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव था, लेकिन अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहा। ठीक है, सो here we finished all the concepts related to the reflection through the plane mirror. I hope you like the video. Please do like, subscribe and share the video, and don't forget to give your valuable feedback in comment box section, क्योंकि आपके valuable feedback हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, so that we can improve in the next coming lecture. और इससे रिगार्डेड एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विद द नेम ऑफ बिंदास एजुकेटर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आप हमसे डायरेक्ट डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर एंड आस्क योर डाउट्स all the time, so we will try our best to solve all your query. So thank you, thanks a lot.